जैसे कि हम लोग बात करते हैं पशुपतिनाथ, जो हमें स्क्रिप्ट मिली थी, मतलब जो मूर्ति तो नहीं बोलेंगे बट स्टोन पे बना हुआ इमेज जो मिला है, उसकी फोटो आपको यहाँ दिख रही है ना। ये पशुपतिनाथ है, जिन्हें हम लोग लॉर्ड शिवा भी बोल देते हैं। देखिए रिलीजन में टेराकोटा टेराकोटा के बने हुए फिगर आपको मिलेंगे। टेराकोटा का मतलब वही होता है मिट्टी, एक तरीके की एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉइल आप इसे बोल सकते हैं। फिगर ऑफ वुमेन डिस्कवर्ड इन द हड़प्पन डिपिक्ट फर्टिलिटी सिंबलिज्म। यहाँ पे हमें फीमेल का एक टेराकोटा का बना हुआ फिगर मिला है, और उसमें उस फिगर को देख के हमें मालूम पड़ता है कि वो फर्टिलिटी को सिंबलाइज करता है। फर्टिलिटी को सिंबलाइज कैसे करेगा? जैसे वुमेन वॉर्म होता है कि जब वो चाइल्ड कैरी कर रही है तो किस तरीके से उनका जो स्टमक होता होगा फूल जाता है, उसके चीज को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। तो मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि उनके टाइम में वो प्रॉपरली इमेजेस बनाना भी जानते थे टेराकोटा से, प्लस वो ये भी समझ रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर टाइम, जिस ड्यूरेशन के अंदर एक प्रेग्नेंट फीमेल बच्चे को बॉर्न करने वाली है, उसके बारे में भी जान रहे हैं। नेक्स्ट है हड़प्पन्स revered the earth as a fertility goddess akin to how the इजिप्ट वाले सिविलाइजेशन वाले हैं वर्शिप आइसिस द नाइल गॉडेस। कहने का मतलब ये हुआ मातृ देवी। जैसे कि आप समझते होंगे कि मातृ देवी की पूजा उस जमाने में काफी की जा रही थी, और हम ये मानते हैं कि पूरी अर्थ ये हमें पाल रही है, और पालने का मतलब ये हुआ कि इसी से हम लोग पैदा हुए हैं। तो फर्टिलिटी की देवी, या फिर आप ऐसे समझते हो कि जो हमें पाल रही है और जन्म देती है, उस देवी के रूप में हम लोग धरती को पूजते हैं। और सिमिलरली अगर हम इजिप्ट की बात करते हैं तो वहां पे नाइल, वहां पे आइसिस गॉड की, गॉडेस की पूजा हो रही है। अब अगर हम मेल डीटी की बात करते हैं तो फीमेल मातृ देवी की बात हो गई। अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में कौन कौन सा मिलेगा? अ मेल डीटी रिप्रेजेंटेड ऑन अ सील फीचर्स 3 horned head and assume a yogic sitting। 3 horned head मतलब सर पे सींग टाइप का आपको देखने को मिलेगा। क्राउन भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो सींग ही हो, क्राउन भी यानी मुकुट भी हो सकता है। दिस डीटी आइडेंटिफाइड एज अ पशुपति। और ये जो हमें यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया अभी, अगर आप इसको देखेंगे तो ये 3 दिख रहे हैं। कौन कौन सा दिख रहा है? ये इस तरीके से आपको ये क्राउन दिख रहा है, 3 horn क्राउन। ठीक है, इससे आप लोग समझ पाएंगे 3 horn क्राउन ये वाला हो गया, 3 horn इसमें दिख रहे हैं। और ये हम लोग मान रहे हैं किसी की है, पशुपति, और जिसे हम लोग महादेव बोल रहे होते हैं। दिस डीटी आइडेंटिफाई पशुपति महादेव इज डिपिक्टेड अलोंगसाइड सिंबॉलिक एनिमल्स। देखो पशुपति का मतलब क्या होता है? जो पशुओं के आसपास रह रहा हो और पशु जिसको हार्म ना कर रहे हो, तो उन्हें हम लोग पशुपति। तो हमने यहाँ पे सिंबलाइज भी किया कि एनिमल्स सच एज एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस एंड बफेलो विद 2 डियर एट हिज फीट। और 2 डियर भी है। इसीलिए आपने कभी भी देखा होगा जब भी हम लोग महादेव की बात करते हैं, शंकर भगवान की बात करते हैं, तो वहां पे हमें दिखाया जाता है कि उनके साथ एनिमल्स वगैरह जरूर है ना। तो वही चीज, ये वो चीज यहीं से ली गई है। नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे भी हमें डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस भी मिली हुई है, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रिप्ट भी मिला है, जिससे हमें, जिसको भी हम लोग पढ़ नहीं पाए, बट इन फ्यूचर हो सकता है कभी पढ़ा जाए वो सब कुछ। आगे देखिए, द स्टोन सिंबल्स रिजेंबलिंग phalloses and female sex organs have been unearthed abundantly। unearthed यानी खुले वैसे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखो स्टोन पे बने हुए कुछ सिंबल्स आपको मिलेंगे, अब डिफरेंट डिफरेंट तरह के वो रिजेंबल्स दे रहे होंगे, समझा रहे होंगे कि किस चीज के बारे में है ये। कहने वाली बात ये कि स्टोन के सिंबल भी बना पा रहे हैं वो लोग, और ये भी समझा सकते हैं कि कौन सा सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके, तो यानी बायोलॉजी के बारे में वो लोग जान रहे हैं। अगला है इंडस वैली इनहेबिटेंट्स ऑल्सो venerated trees and animals, notably the single horned unicorn। अब देखो इंडस वैली के टाइम में ना एक हमको इमेज मिला है, उसमें क्या है, एक ऐसा एनिमल दिखाया हुआ है जो सिंगल हॉर्न है। यूनिकॉर्न का सिंगल, एक ही सींग है, जैसे कि आपको फोटो दिख रही होगी। अब ये 2 बातें हो सकती हैं, या तो ये साइड व्यू है इसका, तो हमको एक दिख रहा है। अगर ये फ्रंट व्यू होता तो हो सकता है 2 सींग हो सकते थे, बट पॉइंट इज दैट कि हमको 1 हॉर्न मिला है, तो ये यूनिकॉर्न है। तो यूनिकॉर्न इसीलिए आपने सुना होगा यूनिकॉर्न कंपनी। यूनिकॉर्न कंपनी ना एक बड़ी कंपनी, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग यूनिकॉर्न सिंबल टर्म यूज कर रहे हैं। और ये पॉसिबली हो सकता है राइनोसोरस। पॉसिबली क्यों? क्योंकि हमें नहीं मालूम, हो सकता है कि यूनिकॉर्न हो जिसके एक सींग होता है, हो सकता है कि 2 सींग वाला एक एनिमल हो।
लेकिन क्योंकि ये साइड व्यू है तो हमको एक ही सींग इसमें दिखाई पड़ रहा है। एंड हम्ड बुल यानी जिसकी कुब्बड़ होती है, थोड़ा ऊंचा होता है वो उसका बुल। तो इस तरीके की चीजें भी हमको यहाँ पे मिली है। द डिस्कवरी ऑफ न्यूमरस amulets further illustrate the spiritual beliefs and practices of the Indus Valley people। और हमें बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मान लीजिए या फिर चीजें मिली हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि इंडस वैली के लोग डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअल बिलीफ्स में भरोसा करते थे और उनको कर भी रहे हैं, मतलब धार्मिक क्रियाकलाप किया करते थे। अब अगली चीज आती है कि डिक्लाइन कैसे हुआ होगा सिविलाइजेशन का। तो पहला तो भाई एक ये माना जाता है कि देखो अब इस पे अपने व्यू है किसी का डिक्लाइन कैसे हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई बच्चा किसी एग्जाम में फेल हो जाता है ना, तो उसका अपना अपना व्यू है, उस स्टूडेंट का अपना व्यू होगा कि मैं क्यों फेल हुआ, है ना। एक टीचर का अपना व्यू होगा, पड़ोसियों का अपने व्यू होंगे। तो वैसे ही यहाँ पे है ना डिक्लाइन के भी कई सारे व्यूज हैं। तो हम लोग वन बाय वन हर एक व्यू को समझेंगे कि अलग अलग व्यूज क्या बोलते हैं। देखिए फर्स्ट क्या बताता है, The decline of the Indus Valley civilization around 1800 BCE remains a topic of debate among scholars। Scholars के बीच में ये डिबेट है। क्या डिबेट है, अब देखो समझो। पहला वन थ्योरी सजेस्ट, एक थ्योरी ये बोलती है that Indo-European tribes, specifically the Aryans, invaded and overtook the Indus Valley civilization। मतलब इनके ऊपर अटैक हुआ और इनको ले जाया गया। However, evidence from later culture indicates a continuity of elements from the IVC मतलब Indus Valley civilization, suggesting that its disappearance was not solely due to invasion। अब देखो क्या है, पहला ओपिनियन तो ये मान के चलते हैं कि इनके ऊपर अटैक हुआ था और अटैक होने से मर गए, लेकिन फिर बाद में हमें और भी कई जगह पे इनकी साक्ष्य मिले और साक्ष्य मिलने से ये मालूम पड़ा कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेजन की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ हो सकता। यानी इन्वेजन की वजह से सारे लोग एक साथ नहीं मर सकते या फिर वो डिस्प्लेस नहीं हो सकते। तो एक चीज तो यहाँ पे चेंज हो गई कि इन्वेजन से तो नहीं हुआ होगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोग वहां पे इन्वेजन की वजह से मारे गए हों। सेकेंड थ्योरी क्या बोलती है, मैनी रिसर्चर्स आर्ग्यू दैट नेचुरल फैक्टर्स played a significant role in the decline of the IVC। अब देखो नेचुरल फैक्टर्स क्या होते हैं, हाँ एक बार मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ना, फिर कोई अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। नेचुरल फैक्टर सपोज कर लीजिए कि वाटर खत्म हो गया हो या फिर वेजिटेशन वहां पे नहीं रही हो, फूड मिलना बंद हो गया हो या फिर फ्लड्स आ गए हो, फेमाइन आ गया हो। ये कुछ कॉजेस हो सकते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल फैक्टर्स। और इन नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी यहाँ पे चीजें बदली होंगी या फिर जो पहले के लोग जो रह रहे थे वो यहाँ से मूव कर रहे होंगे। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, ये भी एक कॉज है कि क्यों मूव कर गए होंगे या फिर क्या रहा होगा कारण इनका। अगला देखिए, जियोलॉजिकल इवेंट्स सच एज टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस लीडिंग टू अर्थक्वेक might have altered river course और caused them to dry up। तो ये वही चीज है कि हो सकता है प्लेटो का मूवमेंट हुआ हो और प्लेटो के मूवमेंट होने की वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आया हो। और जब कभी भी अर्थक्वेक आता है और अगर वो इंटेंसिटी उसकी ज्यादा है तो क्या करेगा, वो रिवर के जो फ्लो को है वो डाइवर्ट कर देता है। और अगर रिवर का फ्लो डाइवर्ट हो गया तो वहां पे वाटर की प्रॉब्लम हो सकती है ना, प्रॉपर वाटर नहीं मिल पा रहा है और वाटर नहीं मिल पाया होगा तो हो सकता है इस वजह से वहां पे वो लोग क्या कर गए हो, किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर गए हो। तो ये भी इसका एक कॉज हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉसिबल कॉजेज यहाँ पे बताए हुए हैं। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? हाँ जी, समझ पा रहे हैं यहाँ तक की चीजें? ओके फाइन, आगे देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट ये चीज है, चेंज इन रेनफॉल पैटर्न्स could have disrupted agricultural practices and contributed to decline। तो अगली वही चीज है कि वाटर की कमी हो गई होगी और इसकी वजह से वो लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए होंगे, क्योंकि अगर पानी ही नहीं बचेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे, किसी प्लेस से शिफ्ट हो जाएंगे। अगला है ड्रामेटिक शिफ्ट इन रिवर कोर्सेज माइट हैव रिजल्टेड इन फ्लड्स अफेक्टिंग फूड प्रोडक्शंस एंड एरियाज लीडिंग टू सोसाइटल अपहीवल। ऐसा हो सकता है
जैसे भी हमने बात की थी कि वहां पे हुआ ये होगा, फ्लड वगैरह आए होंगे और उससे वाटर का फ्लो अफेक्ट हुआ होगा, और वाटर का फ्लो अफेक्ट हुआ होगा तो फिर उनके फूड वगैरह प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस वजह से वो चेंज कर गए यहाँ पे। एक ये भी एक कॉज पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या होता है, द combined impact of these natural causes likely lead to a gradual but inevitable collapse of the Indus Valley civilization। इन सभी कॉजेज की वजह से कलेक्टिवली बात की जा रही है, कलेक्टिवली इन सभी कॉजेज की वजह से हो सकता है ये जो डिक्लाइन हुआ है सिविलाइजेशन का वो धीमे धीमे हुआ हो, लेकिन इनएविटेबल रहा। इनएविटेबल मतलब जिसको रोक नहीं पाया कोई, और इनएविटेबल कोलैप्स हुआ, और ना रोके जा सकने वाला कोलैप्स, और इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई होगी। ठीक है, ये एक ओवरव्यू या फिर समरी या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उसे आप पढ़ सकते हो। दूसरी बात ये भी है कि बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन पूरा एंशियंट हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन होंगे या 3 क्वेश्चन होंगे बस। तो 3 क्वेश्चन के लिए ना बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी है इसके अंदर। तो जैसे कि हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया, इसमें एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ किन चीजों में फोकस ज्यादा रखना है आपको। मैं स्टार्टिंग से एक बार बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन से पॉइंट पे आपको फोकस करना है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक, अभी कर देंगे आज ही। ठीक है, वैदिक सोसाइटी या वैदिक एज जिसे हम लोग बोलते हैं वो चीज। सबसे पहले फर्स्ट पेज पर आ जाइए कि आपको ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो अर्ली या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन है और जो लेटर वाला है वो कौन कौन सा है। पहली चीज तो ये, वो टाइम फ्रेम थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको ईयर वाइज। दूसरी चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्वेशन जो की गई हैं वो कहाँ कहाँ पे की गई हैं और किसने की है, जिसकी ये हमने एक मतलब तरीके से फोटो प्लस ये फोटो जो डिटेल दिखाई थी, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी एक्सक्वेशन कहाँ पे की गई है। देन वो सील और जो स्क्रिप्ट्स, पशुपतिनाथ वाला और जो ब्रॉन्ज गर्ल वाला था, है ना, और जो एक फोटो दिखाई थी आपको जो स्टेच्यू ऑफ ए योगी, बस ये चीज आपको फोकस में रखनी है, ये चीजों को ध्यान रखना है। बाकी इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तो आपको ये पीडीएफ दे देंगे ये वाली, इसके अलावा एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल और दे देंगे पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि आपके पास कोई बुक भी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है इसके अंदर। हल्का फुल्का भी अगर आपको ध्यान रहेगा ना तो आप उसमें टिक कर पाएंगे चीजों को। तो ये तो हमारा एक टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वैदिक एज। ठीक है, तो मैं आपको वैदिक एज स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जब हड़प्पन सोसाइटी डिक्लाइन हो गई, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट होती है ना, दैट इज वैदिक एज। वैदिक मतलब वेदा। जिस टाइम में वेदास हैं और वेदास के थ्रू सोसाइटी रन कर रही है, दैट एज इज नोन एज वैदिक एज। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, तो स्टार्टिंग कहां से होती है, जहां पे हड़प्पा खत्म होता है ना वहां से वैदिक एज स्टार्ट होता है। सो द डिक्लाइन ऑफ द सिटीज ऑफ द हड़प्पन कल्चर बाय 1500 BCE marked a significant shift in the economic and administrative landscape of the region। अब देखो क्या हुआ, एक पूरी की पूरी सोसाइटी खत्म हुई है, कौन सी वाली, हड़प्पन। तो अब जो नया सिस्टम डेवलप होगा ना, तो वहां पे इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें चेंज होंगी। तो इसे हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप ऑफ द रीजन, की एक नया चीज डेवलप हो रहा है। कंकरेंटली द आर्यंस बिगिन टू माइग्रेट इनटू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अब हम लोग मानकर चलते हैं कि हमारी इंडिया में या दुनिया में सबसे पहले जो कम्युनिटी रहने आई थी या फिर जो सेटल्ड हुए थे वो है आर्यंस। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझना है आपको कि इससे पहले क्या लोग नहीं रहते होंगे, ऑब्वियसली रहते होंगे, लेकिन पहली बार लोगों ने एक जगह पर रहकर वहां पे अपने आप को स्टेबल किया है। अभी तक लोग लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, लगातार मूवमेंट मतलब किसी भी एक प्लेस पे रुक नहीं रहे हैं। और जब ये रहकर एक प्लेस पर रुकेंगे, फार्मिंग करेंगे और एनिमल्स की रियरिंग करेंगे, तो एक सिविलाइजेशन डेवलप होगी जिसे हम लोग वैदिक के नाम से समझ रहे होंगे। और ये सबसे पहले कहां से आए हैं, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से ये माइग्रेट किए, मतलब वहां की तरफ माइग्रेट किया। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया मतलब हरियाणा वाला जोन। इसीलिए जो हरियाणा के लोग होते हैं ना, वो आपने देखे होंगे हट्टे कट्टे लंबे होते हैं, वो प्योर आर्यन ब्रीड है। और जो भी अपन जैसे मान लीजिए कि यूपी, बिहार या फिर दिल्ली वाले लोग हैं, वो इतने आपको इतने हट्टे कट्टे स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो वो लोग प्योर आर्यंस नहीं होते हैं। सिमिलरली जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे आप एक पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में।
जहां पे हम हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। तो हिटलर अपने आप को डिक्लेयर करेगा कि वी आर द प्योर जर्मन ग्रुप और प्योर जर्मन जीन। इट मींस वहां पे हिटलर डिक्लेयर करेगा कि वहां की लोग क्या है, प्योर आर्यंस है। तो आपको इस डिस्प्यूट में नहीं फंसना है, ये सिंपल से अपना अपना ओपिनियन है। जब इंडिया की बात होगी तो हम बोलेंगे कि हम प्योर आर्यंस हैं, और कहां से एंटर किए हैं आर्यंस, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से, यानी यहां से आगे की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, लाइकली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इंडो ईरानियन रीजन, और अगर हम इनका ओरिजिन की बात करते हैं तो इनका ओरिजिन कौन सा है, इंडो और ईरान, यानी इंडिया प्लस ईरान वाला जोन। द टर्म आर्य डिनोटेड नोबिलिटी, आर्य जो टर्म है वो नोबिलिटी को दिखाता है। अब नोबिलिटी मतलब रॉयल, रिच लोग, या फिर आप मान लीजिए कि शाही लोग, उन्हें बोलते हैं नोबिलिटी। एंड देयर माइग्रेशन अकर्ड इन मल्टीपल वेव्स थ्रू द माउंटेन पासेस टू द नॉर्थ वेस्ट। और ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई मूव करता है तो वो माउंटेन से पास करेगा, अलग अलग एरिया से पास करता है, तो इसकी एक वेव है एक तरीके से कि ये डिफरेंट डिफरेंट जोन से मूव करते हुए यहाँ पर पहुंचे होंगे। इसमें कुछ याद करने का नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आर्यन का मीनिंग क्या होता है। आर्य, आर्य मीन्स नोबिलिटी, पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है अभी तक के पैराग्राफ में। अगली चीज, इनिशियली द आर्यंस वे ऑफ लाइफ वॉज प्रीडोमिनेंटली पेस्टोरल। अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि दुनिया में जो भी लोग घूम रहे होंगे स्टार्टिंग में, वो अपने कैटल के साथ घूम रहे होंगे, तो उनको बोलते हैं पेस्टोरल। तो यही लिखा हुआ है कि इनिशियली आर्यंस की लाइफ जो थी वो पेस्टोरल थी, जो अपने कैटल के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहे होंगे, विद एग्रीकल्चर सर्विंग एज अ सप्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन। और उनका सेकंड काम क्या था, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे हम लोग ये क्यों बोल पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेकेंडरी वर्क होगा, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी इनकी होती तो ये एक ही प्लेस पर क्या हो जाते, सेटल्ड हो जाते, खेती करने के लिए एक ही प्लेस इनका सुटेबल होता। अब ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि लगातार एक ही प्लेस पे फार्मिंग करने पर वो सॉइल जो होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है, तो ऑब्वियसली 2-3 सालों के बाद इनको मूव करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक वो चीज हमें दिखती नहीं, लेकिन धीमे धीमे ओवर द टाइम हम देखेंगे कि ये सेटल डाउन हो जाएंगे और एग्रीकल्चर हमारी कंट्री का और इन लोगों का प्राइमरी एक्टिविटी बन जाएगा। जैसे कि आज के टाइम में भी आप जानते होंगे, एग्रीकल्चर इज अवर प्राइमरी एक्टिविटी एंड देन पेस्टोरल सेकंड में आता है। आगे देखिए, अवर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यंस स्टेम फ्रॉम द ऋग्वेदा। अगर हम सबसे पहले जिक्र की बात करते हैं कि सबसे पहले कहां पे जिक्र किया गया है आर्यंस का, तो वह है ऋग्वेदा के अंदर। और ऋग्वेदा को हम लोग मानते हैं द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ हिंदुइज्म। हिंदू लोगों का सबसे पुराना डॉक्यूमेंट वो है ऋग्वेद। एडिशनली आर्यन नेम हैव बीन फाउंड इन कैसेट इंक्रिप्शन डेटिंग बैक अराउंड 1600 BCE इन इराक। और इसी तरीके से अगर हम इराक के अंदर बात करें तो कैसेट के इंक्रिप्शन के अंदर भी 1600 ईयर पहले हमें इसके बारे में मिलता है। और कहा मिलेगा आपको, सीरिया के इंस्क्रिप्शन में, मिटानी, इन मिटानी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम 14th century BCE सीरिया। तो यानी अब थोड़ा क्लियर हो गया कि इंडिया में ही नहीं मिल रहा है, इंडिया के अलावा 2-3 जगह के और भी अगर हम सोर्सेस को चेक करेंगे तो हमें इस तरह के एविडेंस मिल जाएंगे। आगे देखिए, अपॉन अराइवल, आने के बाद द आर्यन सेटल्ड इन द वैली ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड द प्लेन्स ऑफ द पंजाब। तो मैंने बताई दिया कि जब भी कहीं कोई लोग सेटल होना चाहेंगे तो मोस्टली रिवर के पास, और रिवर के पास वाले जिनको बोलते हैं वैली। पंजाब में क्यों रहना चाहेंगे, तो आपको ऑब्वियसली बात मालूम है, पंजाब में एक तो एरिया फ्लैट है, प्लस मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स आपको पंजाब में देखने को मिलती है। देयर लाइफ स्टाइल वॉज नोमेडिक, और अभी इनकी लाइफ स्टाइल जो है वो नोमेडिक है। नोमेडिक मतलब अपने कैटल के साथ घूमते हैं और अगर मौका पड़ जाए तो वहां पे फार्मिंग कर लेते हैं। यानी फार्मिंग अभी तक इनकी प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है। प्राइमरी एक्टिविटी नहीं होने का मतलब ये हुआ कि फार्मिंग अभी भी इनकी एक सेकेंडरी एक्टिविटी है, जो कि ये एग्रीकल्चर के साथ साथ कर रहे हैं परफॉर्म, वहां पर मतलब एनिमल्स को पालने के साथ साथ सेकंड नंबर पे उसको कर रहे हैं। आगे देखिएगा, ओवर द टाइम, टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो ओवर द टाइम दे एक्सपेंडेड इनटू द फर्टाइल इंडो गैंगेटिक प्लेन। दो
इंडिया का जो गंगा का प्लेन है, गंगा का प्लेन मतलब जहां जहां से गंगा रिवर फ्लो होती है। बाय द 6th century BCE their presence extended across नॉर्थ इंडिया, और 6th century BCE तक, ये कैमरा ऑफ कर लेंगे ना, कैमरा ऑन नहीं करना है, आप लोग कैमरा ऑफ ही रखेंगे, ठीक है सोनू जी आप, हाँ थैंक यू। तो नॉर्थ इंडिया में धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, विच केम टू बी नोन एज आर्यवर्ता, और फिर ये नॉर्थ इंडिया वाला आगे का पूरा एरिया ही किस नाम से जाना जाएगा, आर्यवर्त के नाम से जाना जाएगा। जिसको अगर आपने रामायण महाभारत अगर थोड़ा ढंग से देखा होगा तो आपको मालूम पड़ा होगा, वहां पे आर्यवर्त के नाम से टर्म बहुत बार यूज की जाती है, आर्यवर्त, है ना, थोड़ा बहुत आइडिया है। हाँ, कई बार हम ये टर्म यूज करते हैं, आर्यवर्त। आगे देखिए, द पीरियड स्पेनिंग फ्रॉम 1500 BCE to 600 BCE कैन बी कैटेगराइज इनटू टू डिस्टिंक्ट फेज, यानी वैदिक एज को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड वो पीरियड है जब ऋग्वैदिक टाइम, यानी ऋग्वेद वाले फंडे फॉलो हो रहे हैं, मतलब ऋग्वेद में जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो बातें लिखी हुई थी वो फॉलो होंगी, तो उसे बोलेंगे हम अर्ली वैदिक पीरियड, जो कि चलेगा 1500 से लेके 1000 BCE तक। ध्यान रखना है, टाइम धीमे धीमे कम होगा, क्योंकि हम लोग कहाँ की तरफ आ रहे हैं, हम लोग पहली ईयर के आसपास आ रहे हैं, तो हम टाइम को डिक्रीज करेंगे। सिमिलरली दूसरा जो फेज होगा वो होगा लेटर वैदिक पीरियड, जो कि 1000 से 600 BCE का टाइम होगा। देन अब आते हैं हम लोग वन बाय वन समझते हैं। पहली हेडिंग जो है वो है ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस, कि आर्यंस का ओरिजिनल होम किसे माना जाता है, या फिर हम लोग कहाँ के लिए समझते हैं कि ये उनका ओरिजिनल होम होगा। द क्वेश्चन ऑफ द आर्यंस ओरिजिनल होमलैंड इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑनगोइंग डिबेट। अगेन ये भी एक डिबेट, जैसे हमने देखा कि इंडस वैली कैसे खत्म हुई, वो भी एक डिबेट का पॉइंट है, और ये कहाँ से आया, मतलब आर्यन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी एक डिबेट का पॉइंट है। डिफरेंट स्कॉलर्स बताते हैं अपने अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कौन सा उनका ओरिजिन पॉइंट है, लेकिन ध्यान रखिएगा एज ए इंडियन जब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे कि एज अ इंडिया से ही ये ओरिजिनेट होते हैं। बाकी कोई अगर इराक का इंसान है, कोई मिस्र का इंसान, तो वो बोलेगा यस ऑब्वियसली मिस्र या मेसोपोटामिया से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, लेकिन जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम बोलेंगे कि इंडिया से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं। सम हिस्टोरियन आर्ग्यू दैट सेंट्रल एशिया served as the original homeland of the Aryans. सेंट्रल एशिया, कुछ लोगों का मानना है कि सेंट्रल एशिया इनका ओरिजिन पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक, द आर्यन इनिशियली inhabited Siberia. However, due to decreasing temperature, they were compelled to migrate in search of more hospitable environment. तो बाल गंगाधर तिलक का मानना यह है, ये स्टार्टिंग में साइबेरिया वाले जोन में रहते थे, वहां पे टेम्परेचर हो गया काफी कम, और काफी कम टेम्परेचर में रहना मुश्किल होता है, तो ये लोग फिर बाद में माइग्रेट कर गए एक बेटर एटमॉस्फेयर की तलाश में, और फिर ये कहाँ की तरफ आएंगे, एशियन जोन में आ जाएंगे। एक और प्रोस्पेक्टिव है, अनदर प्रोस्पेक्टिव सजेस्ट दैट द आर्यंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम सदर्न रशिया नियर द कैस्पियन सी। कुछ लोग बोलते हैं कि सदर्न रशिया से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, फ्रॉम साउथ ईस्ट यूरोप स्पेसिफिकली इन एरियाज लाइक ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। अब देखो ऑस्ट्रिया और हंगरी की बात आ गई ना, और यहीं पे जर्मनी पड़ता है, तो इसलिए जर्मनी भी बोलता है कि ओरिजिनल आर्यंस जो है वो जर्मन से बिलोंग करते थे। From these reasons, they are believed to have migrated to various parts of Europe, Persia and ultimately to India. तो ये मानते हैं कि देखो पहले ये वहां यूरोप पहुंचे, और यूरोप से फिर कहाँ की तरफ आ गए, पर्शिया, एंड अल्टीमेटली वो फाइनली इंडिया पहुंचे। अब ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा हुआ मिल रहा है, क्योंकि जो मेजोरिटी हिस्ट्री लिखी गई थी ना स्टार्टिंग में, वो यूरोपियन कंट्रीज ने लिखी थी। जैसे हमारे ऊपर भी यानी इंडिया पर भी एक लंबे टाइम तक रूल किया है ब्रिटिशर्स ने, जो कि यूरोपियन है, तो इसीलिए हिस्ट्री में जर्नली ये मिलता है कि पहले वो चीज यूरोप में हुई, और फिर वो लोग कहाँ की तरफ आ गए, इंडिया की तरफ आए हैं। तो ये दो तीन थ्योरी है, तो आपको इसे क्लियर कट आंसर कभी नहीं देना है ना, ऐसे कोई पूछता भी है तो आपको कभी भी ये डिक्लेयर नहीं कर देना है कि वो इंडियन थे या यूरोपियन थे या फिर ब्रिटिशर्स थे। तो आप इसमें दो थ्योरी दे सकते हैं, एक थ्योरी होगी इंडिजिनस थ्योरी, जिसमें हम ये मान कर चलेंगे कि इनका ओरिजिन पॉइंट इंडिया है और इंडिया में नियर बाई प्लेस है। दूसरा हम बोल देंगे
सेकेंड थ्योरी है फॉरेन ओरिजिन थ्योरी। फॉरेन ओरिजिन थ्योरी का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग मानते हैं कि उनका ओरिजिन पॉइंट इंडिया नहीं था। तो ये दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इंडियन ओरिजिन हो गया और फॉरेन ओरिजिन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, इसी को अगर हम थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करते हैं। द थ्योरी प्रपोजिंग Southern Russia as the probable and widely accepted original homeland of the Aryans hold away among ये historian। तो ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि ये रशिया वाले एरिया से ही आए होंगे। It suggests that from this region the Aryan embarked on migration to various parts of Asia and Europe. Around 1500 BCE they made their entry into the Indian subcontinent। तो ये मान के चल रहे हैं कि रशिया में ओरिजिनेट हुए होंगे, उसके बाद ये मूव करे और मूव करने के बाद कहाँ की तरफ पहुंचे होंगे, इंडिया और एशिया की तरफ। बिकेम नोन एज द इंडो आर्यंस। और जब वो इंडिया की तरफ पहुंच, मतलब देखो ऐसे में समझना कि लगातार पैदल चल रहे हैं, नहीं, ओवर द टाइम, ऐसे 50 साल 100 साल के बाद, फिर 80 साल के और बाद, तो धीमे धीमे इस तरह से मूवमेंट हुआ होगा। जो लोग इंडिया की तरफ पहुंचे उन्हें हम लोगों ने इंडो आर्यन बोला। दिस ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स स्पोक संस्कृत। और ये जो लोग आए थे वो बोलते थे संस्कृत लैंग्वेज। और इसी को हम लोग आर्यंस की स्टार्टिंग की लैंग्वेज बोलते हैं। इंडो आर्यंस की लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत है। इसीलिए आपको ध्यान भी होगा हमारे जितने भी रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स यानी जो ग्रंथ वगैरह मिलते हैं वो आपको संस्कृत में मिलते हैं। नेक्स्ट है ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स। ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कैसे इनके बीच में फाइट वगैरह है, कुछ डिस्प्यूट वगैरह कुछ हुआ होगा तो क्या हुआ होगा। The initial encounters of the Aryans in India involved conflict with the Dravidians। जब आर्यंस इंडिया में आए होंगे तो ऑब्वियसली है यहाँ पे भी कोई ना कोई कम्युनिटी रह रही होगी इंडिया के अंदर। तो इनका जो पहला कॉन्फ्लिक्ट हुआ यानी लड़ाई हुई वो हुई होगी द्रविडियन लोगों के साथ एंड अदर इंडिजिनस पॉपुलेशन। और इसके अलावा जो और भी इंडिया में पहले से रह रहे होंगे उनके साथ फाइट हुई होगी। whom they eventually subdued pushing some towards southern region। अब हुआ क्या होगा, फाइट में ये लोग जीत गए होंगे। कौन जीता होगा? आर्यंस। और जब आर्यंस की विक्ट्री हुई होगी तो द्रविडियन लोग साउथ में मूव कर रहे होंगे, भग गए होंगे यहाँ से, क्योंकि नॉर्थ से यानी पंजाब हरियाणा से एंट्री कर रहे हैं लोग। तो जब कोई डिफीट होगा तो साउथ की तरफ भागेगा। इसीलिए आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि द्रविडियन कम्युनिटी जो है वो कहाँ मिलेगी आपको? साउथ में मिलेगी। यानी द्रविडियन जो हम जीन की बात करते हैं वो कहाँ मिलेगा आपको? साउथ में। In Aryan text, these adversaries were referred to as the Panis and Dasas। The Panis were characterized as cattle thieves। अब देखो जिनके साथ इनकी फाइट हुई उनको ये दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं पेनिस और दूसरा बोलते हैं दासास। जो पेनिस लोग हैं उनको ये मानकर चलते हैं कि ये वो लोग हैं जो कैटल चुराते होंगे, है ना। वाइल दासास वर रिगार्डेड एज इंफीरियर। और जो दास हैं उनको वो दासास मतलब दास, उनको ये इंफीरियर मान रहे हैं, ये तो इंफीरियर लोग हैं, इन पर तो हम लोग रूल करेंगे, ठीक है। टू देयर डार्कर स्किन। और ये जो दास लोग हैं उनको इंफीरियर क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इनकी जो स्किन है वो इनके कंपेरिजन में डार्कर है। किनके कंपेरिजन में डार्क है? आर्यंस के कंपेरिजन में डार्कर है। अब थोड़ा सा समझो आप, ऐसे ही जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो एक थ्योरी बोली जाती थी जिसे बोलते थे व्हाइट वर्डन थ्योरी। व्हाइट वर्डन थ्योरी मतलब ब्रिटिशर्स ये बोलते थे कि हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को प्रॉपरली एजुकेट करने की। और इसीलिए इंडियंस के ऊपर कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिशर्स। आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, वहां पे एक टर्म आती है व्हाइट वर्डन थ्योरी। और वो व्हाइट वर्डन थ्योरी यहीं से ओरिजिनेट हुई है, क्योंकि इनको भी लग रहा है ये डार्क है तो ये हमसे इंफीरियर है। सिमिलरली ब्रिटिशर्स हमसे व्हाइट है तो वो अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं, तो इसी को व्हाइट वर्डन थ्योरी भी हम लोग बोलते हैं। एंड फेशियल फीचर्स। फेशियल फीचर्स मतलब ऑब्वियसली है कि आर्यंस स्मार्ट है, देखने में हट्टे कट्टे हैं, लंबे चौड़े, तो उनको लग रहा है हम सुपीरियर है और ये लोग इंफीरियर हैं। ओवर टाइम द टर्म दासा इवॉल्व टू सिग्निफाई अ स्लेव। तो मैंने बताई थी आपको दासा मतलब दास, दास मतलब स्लेव। टाइम के साथ जो ये टर्म था दास वो स्लेव में कन्वर्ट हो गया, यानी गुलाम जिन लोगों को बनाया जा रहा था। द ऋग्वेदा frequently mention the concept of दस्यु दस्यु हत्या। दस्यु हत्या मतलब signifies the slaughter of the दासा। स्लॉटर मतलब काट देना, कि
दास लोग हैं, इनको मारा जा सकता है या फिर इनको मार देने में कोई मतलब बुरी बात नहीं है, इस तरह से कोई टर्म। दस्यु हत्या ध्यान रखिएगा आप लोग, और इसी दस्यु हत्या को बाद में हम डाकुओं की हत्या से भी जोड़ते हैं, है ना। दस्यु हत्या मतलब डाकुओं की हत्या से भी हम इस टर्म को जोड़ देते हैं, लेकिन शुरुआत में ये किसके लिए था? दास, जो लोग इंफीरियर हैं उनकी डेथ को लेकर ये टर्म बोली जाती थी। आगे समझिए, अभी हम लोग ये बेस समझ रहे हैं कि किस तरीके से आर्यास के आने के बाद इंडिया में वैदिक सोसाइटी स्टार्ट हुई होगी। आगे समझिए, इन एडिशन टू एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, एक्सटर्नल मतलब आर्यंस का द्रविडियन और दास लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट के अलावा इंटरनल स्ट्रिफ अमंग आर्यन कम्युनिटीज वाज आल्सो प्रिवेलेंट, लीडिंग टू मैनी इंट्रा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। अब जो आर्यंस लोग रहे होंगे ना, उनके भी अपने अपने ग्रुप होंगे और अपने अपने ग्रुप का एक कोई लीडर रहा होगा, तो एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी से तो फाइट हो ही रहा है, साथ ही साथ विद इन द ट्राइबल ग्रुप भी फाइट होगा, तो दोनों तरह के फाइट चल रहे होंगे। इसीलिए जब हम लोग बात करते हैं ना महाभारत की, तो महाभारत में क्या हो रहा है कि एक ही फैमिली के दो ग्रुप फाइट कर रहे हैं, तो ये किसी दूसरे से फाइट नहीं है, ये खुद ही में फाइट हो गई, तो हम मान सकते हैं कि आर्यंस का खुद का फाइट है वो, है ना। इस तरीके से थोड़ा समझिएगा। द नेम ब्रह्मवर्ष, भारतवर्ष सॉरी, द नेम भारतवर्ष for the Indian subcontinent is derived from the भारत ट्राइब। तो जो भारतवर्ष बोलते हैं यानी वो एरिया जहां पे भरत ट्राइब के लोग रहते होंगे, तो ये भारत ट्राइब मतलब भारत ट्राइब लोग रहते होंगे, उस एरिया को बोला गया भारतवर्ष। मेंशन्ड इन द ऋग्वेद द रिनाउंड बैटल ऑफ 10 किंग्स और 10 राजन युद्ध, उस जमाने में एक 10 राजन युद्ध के नाम से एक फेमस बैटल है, जहां पे बताया जाता है कि कैसे जो इनिशियल ट्राइब्स थे वो आपस में फाइट कर गए। द रिनाउंड ट्रांसफर्ड बिटवीन द भारत tribe led by King Sudas and confederacy of 10 other tribes. Among these, Puru, Yadu, Turvasa, Anu, Dhuryu tribe were considered Aryan. तो अब ध्यान दो यहाँ पे कि जो लीड बाई किंग सुदास, सुदास किंग के अलावा कन्फेडरेशन यानी ग्रुप था 10 और ट्राइबों का, और ये 10 और ट्राइब कौन से हैं? पुरु, यदु, तुर्वासा, अनु, दुर्यु। देखो बेसिकली महाभारत यही है ना। यदु यानी यादव, पुरु यानी वो कुरु जिनको अपन लोग बोलते हैं, वही पुरु और कुरु कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तुर्वासा, अनु, दुर्योधन, ऐसे कुछ आप कनेक्ट कर सकते हो, मतलब याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। बाकी तो ये डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं, और ऑब्वियसली ये इतना भी क्लियर नहीं है, तो आप बस आपको ध्यान रखना कि ऐसे कुछ ट्राइब्स रही होंगी और 10 राजा युद्ध यानी 10 राजाओं ने एक साथ मिलकर फाइट की होगी। देन शिवा, पकठा, अलीना, इनके मैं टर्म्स यहाँ पे समझ बोल रहा हूँ, ठीक है। विसानिन वर रिगार्डेड नॉन आर्यन, और ये जो कम्युनिटी हमने पढ़ी ये वाली वाइल के बाद, ये नॉन आर्यन है, तो कुछ आर्यंस और कुछ नॉन आर्यंस। द बैटल कल्मिनेटेड इन द विक्ट्री ऑफ द भारतास फॉट ऑन द बैंक ऑफ परुष्णी रिवर। जब ये लड़ाई हुई तो लड़ाई में कौन जीते? भारतास लोग जीते, भरत लोग जीते, यानी भरत कम्युनिटी वाले लोग जीत गए। और ये रिवर कौन सी रिवर के पास में लड़ाई हुई थी? तो परुष्णी रिवर। परुष्णी रिवर आज के टाइम की रवि रिवर को बोलते हैं, रवि या रावी रिवर, जैसे भी आपको समझ में आए। तो आपको एक चीज यहाँ पे मालूम पड़ती है इस पैराग्राफ से कि रवि रिवर का पुराना नाम यानी ऋग्वैदिक टाइम में जो नाम था वो क्या था? परुष्णी रिवर था। ऋग्वैदिक टाइम में रवि रिवर का नाम परुष्णी था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं वैदिक लिटरेचर का। वैदिक लिटरेचर मतलब वेदास। द टर्म वेदा, सबसे पहले तो वेदा जो टर्म जो ओरिजिनेट हुआ है वो संस्कृत का वर्ड है, जिसका ओरिजिनल वर्ड है विड, VID। और विड का अगर हम ट्रांसलेशन समझते हैं तो उसका मीनिंग है टू नो यानी जानना। अगर आपने वेद पढ़ लिया तो आप अपने आप को जान गए हैं, ब्रह्मांड को जान गए हैं, इसका मीनिंग बेसिकली ये है। तो वेदा जो टर्म है वो विद से बना हुआ है, और विद का मीनिंग होता है टू नो यानी जानना। इसेंशियली वेदा embodies the essence of wisdom, knowledge और vision।
अगर हम वेदा का एक एसेंस या मीनिंग या भाव समझे तो ये विजडम, नॉलेज और विजन से बना हुआ है, मतलब कुल मिला के ज्ञान। ठीक है, ज्ञान वर्ड को रिप्रेजेंट करता है वेदा, और हम जानते भी हैं कि वेद पढ़ने से ज्ञान आ जाएगा, वो भी एक चीज आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। देयर एग्जिस्ट फोर वेदा, उस टाइम की अगर हम बात करते हैं, फिर आज की बात करते हैं, तो हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग देयर आर फोर वेदास, with the Rig Veda being composed during the early Vedic period. In contrast, the other three Vedas were authored during the later Vedic period. तो कहने वाली बात ये हुई जो हमने स्टार्टिंग में समझा था अभी कि अर्ली वेदा और लेटर वैदिक एज, मतलब अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। सिर्फ ऋग्वेद ही है जो सबसे पहले बनाया गया, उसके बाद जो बने हैं वो तीन वेद कब आएंगे, अर्ली वैदिक टाइम में आएंगे। इसीलिए हमको सोसाइटी में भी एक शिफ्ट देखने को मिलेगा। सोसाइटी में शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि कल्चर में फीमेल्स की अथॉरिटी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। वैदिक एज बहुत ही अच्छा एज माना जाता है और लेटर वैदिक एज उतना अच्छा नहीं होगा। वो कैसे होगा अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उन चार वेदों की। द कलेक्शन ऑफ फोर वेदास provides a comprehensive understanding of ancient Indian knowledge and spirituality. अगर आपको इंडियन स्पिरिचुअल को जानना है तो आपको इन वेदों को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। हालांकि आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मीनिंग समझ जाएंगे तो काफी है। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ध्यान में रखिएगा, ऋग्वेद को ओल्डेस्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड भी बोलते हैं, मतलब मानवों द्वारा या फिर मानवों का सबसे पहला डॉक्यूमेंट, पत्र मान सकते हैं आप। तो ऋग्वेदा कंप्राइजेस 10 मंडल्स। तो सबसे पहली बात तो इसमें होते हैं 10 मंडल्स। अब मंडल क्या होता है, तो ऐसे समझिए कि एक बुक है और उस बुक को 10 भागों में बांटा गया है। अब ये भाग आप चैप्टर मान लो या फिर आप ये मान लो कि ये 10 भागों में बटी हुई बुक है। तो यहाँ पे मंडल और बुक बोला गया है। एंड कंटेनिंग 1028 हिम्स। याद रखना है, ये जो भी चीज मैं सर्कल कर रहा हूँ, जो मार्क कर रहा हूँ, वो आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये नोट्स फॉर्म में ही पढ़ा रहे हैं आपको। वैसे तो आप पढ़ोगे तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक मिल सकते हैं 30 पेज 40 पेज के, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है ना वो मेजॉरिटी पार्ट आपको याद ही करना है। तो पहली बात तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। दूसरी चीज, हिम्स मतलब मंत्र, मंत्र मतलब आप बोल सकते हो पैराग्राफ। कितने हैं, 1028। The Rig Veda stand as the earliest of the four Vedas। तो इसमें लिख भी दिया है कि चारों वेदों में सबसे पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। Its hymns extol deities such as अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुणा। इनमें जो हिम्स, जो मंत्र लिखे हुए हैं, उस मंत्र में किन किन देवताओं की पूजा की जाती है, फिर उन देवताओं के लिए है। तो वो देवता कौन कौन से हैं, अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन गॉड की बात नहीं हो रही है। तो इससे आप ये भी समझ सकते हो, स्टार्टिंग में जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ नेचर की पूजा करते हैं, नेचर। क्योंकि देखो, अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण ये सब कुछ नेचर को सिंबलाइज करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो पूजा हो रही है वो नेचर की हो रही है। नोटेबली इट इंक्लूड्स द पुरुष सूक्त, इंक्लूडिंग द ओरिजिन ऑफ द फोर वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो आप लोग ये भी समझते हैं कि हमारे ऋग्वेद के अंदर एक सूक्त यानी एक तरीके से पार्ट मान लीजिए पुरुष सूक्त है, उसमें बताया गया है कि सोसाइटी में 4 तरह के वर्ण होंगे। और ये वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ध्यान रखने वाली बात यह है, शुरुआत में यानी वैदिक टाइम में जो ये वर्ण थे वो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क थे, यानी जो इंसान जो काम करता है उस आधार पे उसका वर्ण होगा। मतलब जो पढ़ाने और शिक्षा देने का काम कर रहा है, पूजा पाठ का काम कर रहा है, वो ब्राह्मण हुआ। जो फाइट कर रहा है, लड़ाई करके प्रोटेक्ट कर रहा है लोगों को, वो क्षत्रिय हुआ। और जो ट्रेड करता है, बिजनेस कर रहा है, वैश्य है। और जो उसके अलावा कुछ निचले काम कर रहे हैं या फिर सफाई वाले काम कर रहे हैं तो उनको शूद्र माना गया था। अभी तक ये सारे के सारे जो वर्ण है वो ऑन द बेस ऑफ वर्क है, ये ध्यान रखिएगा। यही डिफरेंस आगे समझोगे आप कि वैदिक टाइम में और लेटर वैदिक में डिफरेंस क्या है।
तो अभी तक ये चीज कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, और ऐसा माना जाता है as emanating respectively from the mouth, arms, thighs and feet of the creator। और ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मण जो है वो माउथ को रिप्रेजेंट करता है, क्षत्रिय जो है वो आर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, वैश्य है वो थाई को रिप्रेजेंट करता है, और शूद्र फीट को। किसके फीट, किसके हाथ, तो क्रिएटर के, जिसने पूरी दुनिया बनाई होगी उस क्रिएटर के लिए बोला जा रहा है। द यूनिवर्सली रिनाउंड गायत्री मंत्र, एक मंत्र जो आपने सुना होगा ओम भूर्भुवः स्वः, जो गायत्री मंत्र है, इज ऑल्सो फाउंड विद द ऋग्वेद। वो भी आपको कहां मिलेगा, वो ऋग्वेद में लिखा हुआ है वो गायत्री मंत्र। तो ये हो गया पहला वेद। दूसरा है सामवेदा। दिस वेदा इज compilation of melodies with its stanza drawn from Rigveda and set to specific tunes for singing. It holds significance in tracing the historical evolution of Indian music। तो सामवेद में क्या लिखी हुई है, मेलोडीज यानी स्वीट सॉन्ग्स। इसमें से काफी कुछ चीजें तो ऋग्वेद से ही ली गई हैं, बट इसमें आपको जो इंडियन म्यूजिक है उसका हिस्ट्री या फिर उसका ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, सामवेद के अंदर। तो वो ध्यान रखना है, इसमें मेलोडीज मिलेंगे, स्वीट सॉन्ग्स, ठीक है। या फिर इनको हम बोल सकते हैं कि जब एक पुजारी हवन वगैरह करता है तो जो मंत्रों का उच्चार जिस लय में कर रहा है, जिस ताल में कर रहा है, वो ताल का डिस्क्रिप्शन कहाँ मिल जाएगा आपको, लय ताल का, वो सामवेदा में मिलेगा आपको। नेक्स्ट है यजुर्वेदा। इन एडिशन टू हिम्स, द यजुर्वेदा कंटेनिंग रिचुअल इंटीग्रल टू देयर रिसाइटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपको यज्ञ करना है, जब भी आपको हवन, पुराने जमाने में हवन किया जा रहा है, तो एक तो होता है हवन करने का तरीका क्या है, और दूसरा कि हवन में बोले जाने वाले मंत्र कौन कौन से होंगे। तो कुछ मंत्र तो कहाँ मिल जाएंगे आपको, सामवेदा में मिल जाएंगे। उसके अलावा कुछ मंत्र कहाँ मिल जाएंगे आपको, यजुर्वेदा में मिल जाएंगे। लेकिन उसमें तरीका कौन सा अपनाना है, किस तरीके से यज्ञ किया जाएगा, कैसे उसके अंदर आहुति दी जाएगी यानी सैक्रिफाइस दिया जाएगा, ये सब कुछ कहाँ लिखा हुआ होगा, यजुर्वेद में। इट डेलिनेट्स वेरियस रूल्स गवर्निंग सैक्रिफिशियल प्रैक्टिसेस। तो जैसे मैंने बताई थी आपको कि इसमें रूल्स लिखे हुए हैं, और ध्यान रखना सैक्रिफाइस का मीनिंग हमेशा बलि देना नहीं होता है। अगर आप यज्ञ में हवन सामग्री भी डाल रहे हो ना, तो वो भी क्या है, सैक्रिफाइस ही है। Reflecting the societal and political context in which they emerged। और ये सारी चीजें बताती हैं कि वो किस तरीके के सोसाइटी में रहते होंगे और किस तरीके का पॉलिटिकल एटीट्यूड उन लोगों का होगा। Two principal texts of the Yajurveda are the Shukla Yajurveda and the Krishna Yajurveda। अब कहने वाली बात ये हुई कि यजुर्वेद के दो पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, और फिर इसमें अलग अंदर इसके पार्ट दिए हुए हैं, बजाय मतलब वाजास नेई तो हो गया शुक्ल यजुर्वेद का। इनको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक बार रीडिंग करने का मन करे तो कर लेना, बाकी याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इनको। सिमिलरली कृष्ण यजुर्वेद के अंदर तैत्तिरीय, कथाका, मैत्रेयनी एंड कपिस्थल, या फिर कुछ इनके लोकल भी नेम हो तो वैसे आप याद कर सकते हो, लेकिन स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना इंग्लिश मीडियम वाले। हिंदी मीडियम वाले तो अपने हिसाब से याद कर लेना इनको, लेकिन इंग्लिश वाले स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। फिर आता है अथर्ववेद, और ये ही वेद है जो सबसे आखिरी वेद है, या फिर सबसे एंड में बनने वाला वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। The Veda provides insight into rituals, including charm and spell, aimed at warding off malevolent forces and elements या फिर elements। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अथर्ववेद में ब्लैक मैजिक एंड चार्म के बारे में मालूम पड़ता है, यानी काला जादू वगैरह जो आपने पढ़ा हुआ है, लाल किताब काला जादू वगैरह, प्लस कैसे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ मिल जाएगी आपको, अथर्ववेद में मिलेगी। Its content also shed light on the beliefs and practices of non-Aryan culture। और ये देखो, ये जो वेद है ना, ये दिखाता है नॉन आर्यन कल्चर, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीजें बताई गई थी उनमें सभी में एक ग्रेस मान सकते हो, एक भगवान या फिर एक नेचर की वर्शिप मान सकते हो। पहली बार इसमें है जहां पर ये बात कर रहे हैं किस चीज की,
चार्म की, या फिर ऐसे मैजिक की जो इवल हो, थोड़ा सा खराब हो, उस मैजिक की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसीलिए अगर आप कभी मूवी वगैरह देखी होंगी आप लोगों ने, या फिर वो धार्मिक सीरियल वगैरह देखे होंगे, तो वहां पे बताया भी जाता है कि अथर्ववेद को पहले वेदा का टाइटल नहीं दे रहे थे, लेकिन बाद में इसको टाइटल दिया गया वेदा का। और सिमिलरली लास्ट वेद भी है, तो पहला हो गया ऋग्वेद और लास्ट हो गया हमारा अथर्ववेद। ब्लैक मैजिक एंड चार्म इसमें मिलेगा, प्लस डिसीज को क्योर करने का तरीका इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी बीमारी को ठीक कैसे करना है, यानी डिसीज को कैसे क्योर कर सकते हैं। अगला देखिए, अब पुराने जमाने में क्या हो रहा था ना, ये सभी चीजें लिखी हुई है संस्कृत के अंदर, और संस्कृत भी है डिफिकल्ट वाली। प्लस इन वेदास को पढ़ने का राइट हर एक कास्ट के पर्सन को नहीं है, सिर्फ अपर कास्ट या ब्राह्मण लोग ही इनको पढ़ सकते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये तो हो गए बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज वाले चीजें। अब थोड़ी हल्की लैंग्वेज, अब थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में जिन चीजों को लिखा गया, जिन बुक्स को लिखा गया, उनकी बात करेंगे। इन एडिशन टू वेदास, Hinduism encompasses several other sacred texts that hold profound significance। यानी वेदास के अलावा बहुत सारे और भी धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक बुक्स या किताबें हैं जिनको पढ़ा जाता है और जिनका बहुत महत्व भी है। उनमें से पहला है ब्राह्मण्स, सर्विंग एज explanatory text of the hymns of the Vedas। बेसिकली वेद में जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, उसको इसमें एक्सप्लेन किया गया है ब्राह्मण्स के अंदर, यानी ये भी एक बुक का टाइप है। The Brahmans serves as appendices to the Vedas. They were written in prose and provide elaborate description of various sacrifices and rituals along with their mystical interpretation। कहने वाली बात क्या हुई, वेद में जो चीजें लिखी हुई हैं, जो भी यज्ञ करने का तरीका लिखा हुआ है, जो रिचुअल्स लिखे हुए हैं, उन सभी को ब्राह्मण्स के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। प्लस उनका रहस्यमयी मिस्टिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब रहस्यमयी विवरण या फिर रहस्यमयी तरीके से उनकी व्याख्या की गई है कि इसमें क्या क्या बताया गया है वेदास के अंदर। ईच वेदा इज एसोसिएटेड विद सेवरल ब्राह्मण्स, और हर एक वेद से बहुत सारे ब्राह्मण बुक्स लिखी गई हैं। कौन कौन सी हैं? एग्जाम्पल के तौर पे सच एज ऐतरेय ब्राह्मण, कसूता की, मतलब कैसे बोलेंगे, कौसी टाकी ब्राह्मण, है ना, कुछ और भी टर्म्स हो सकता है, अटैच्ड टू द ऋग्वेदा। ये ऋग्वेद से बनाई गई है। तो एक तो गया ब्राह्मण, तो आपने क्या समझा, ब्राह्मण कौन सी वाली बुक्स हैं जो ऋग, मतलब जो वेदास को एक्सप्लेन करती हैं, उसके रहस्यों को उजागर करती हैं सिंपल टर्म्स में, तो वो तो हो गए ब्राह्मण्स। दूसरा है अरण्यक्स। अरण्यक्स, अगर इस शब्द को अगर आप समझते हैं, तो अरण्यक्स का मतलब होता है जंगलों में लिखी गई किताबें। अब जो जंगलों में साधु महात्मा या हर्मिट्स जो लोग रहते होंगे, उन्होंने जो कुछ विवरण लिखा, वो आता है अरण्यक्स में। तो ऑफन रेफर्ड टू एज अ फॉरेस्ट बुक, इसे हम लोग कई बार फॉरेस्ट बुक भी बोल देते हैं। द अरण्यक्स ड्वेल इनटू मिस्टिसिज्म, यानी रहस्यमय राइट्स, रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस। दे एक्सप्लोर मिस्टिसिज्म, मैं ये ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ, अगली बार मैं ट्राई करूंगा प्रॉपरली, अभी पता नहीं जीभ क्यों अटक रही है। ठीक है, जैसे म्यूजिशियन होता है ना, ऐसे कुछ म्यूजिक, मतलब मिस्टीरियस चीजें होती है ना, वो टर्म है ये। एंड सिंबलिज्म, सर्विंग एज अ नेचुरल ट्रांजिशन टू द उपनिषद्स, यानी उपनिषद्स भी एक चीज अभी आएगी आगे। आप ही समझे कि जंगल में रहने के लिए कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं और जंगल में रहने का मतलब क्या है, वो चीज किसमें बताया गया है, अरण्यक्स में बताया गया है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे 4 आश्रम्स, 4 आश्रम्स यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। तो संन्यास का मतलब क्या था कि आप जंगल चले जाइए और फिर लौट के नहीं आना है ना, उस तरीके से। तो वो चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं कि अरण्यक्स में बेसिकली जंगल में लाइफ कैसे बितानी है ना, उसके बारे में लिखा हुआ था। These texts act as a bridge between the कर्म मार्ग यानी path of deeds, जो भी आपने काम किया है, emphasized in the Brahmans, and जनन मार्ग the path of knowledge, ज्ञान मार्ग भी इसको अपन बोल सकते हैं, advocated in the Upanishads। बेसिकली अरण्यक्स में बताया गया है कि कैसे आप कर्म के द्वारा
ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। क्या बताया गया है? कर्म के द्वारा ज्ञान को किस तरीके से प्राप्त करना है। अब ज्ञान अपने आप तो मिलेगा नहीं, किसी टीचर से लेना पड़ेगा। तो जब कभी भी कोई टीचर जब ज्ञान को देगा तो उस चीज पर जब बुक लिखी जाएगी तो उसे बोलेंगे उपनिषद। तो यहाँ पे समझिए अगली चीज क्या है? उपनिषद। Philosophical in nature, the Upanishads dwell into profound topics such as the soul, the absolute origin of the world, and the mysterious of natures। तो उपनिषद में जीवन के बारे में बताया गया है, प्रकृति के बारे में बताया गया है, आत्मा, द सोल, एंड द एब्सोल्यूट ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया कैसे बनी होगी, ये नेचर कैसे है, क्या रहस्य है इसका, उन सभी चीजों को यहाँ पे बताया गया होगा। They critique ritualistic practices and emphasize the importance of correct beliefs and knowledge। वो क्रिटिसाइज करते हैं रिचुअल्स को, मतलब जो धार्मिक आडंबर होते हैं, पाखंड होते हैं, जिनके पीछे कोई सेंस नहीं है, उन सभी को ये क्या करेंगे? क्रिटिसाइज करेंगे, और ये सही नॉलेज और सही बिलीफ पर भेद करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि फालतू काम करने हैं। रिटन इन क्लासिकल संस्कृत, जैसे संस्कृत में लिखा गया है, The Upanishad assert that the ultimate goal of life is to attain salvation through the self-control। इनका मानना यह है कि आत्मनियंत्रण के द्वारा कैसे आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। मोक्ष का मतलब क्या होता है? इस धरती पे जन्म लेने और मरने के इस साइकिल से बाहर निकल जाना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कई एक इंसान बार बार जन्म लेता है, अलग अलग, कभी इंसान बनेगा, कभी जानवर बनेगा। तो यहाँ पे सैल्वेशन का मतलब ही ये है कि वो इस चक्र से बाहर निकल गया है, अब वो दोबारा जन्म ही नहीं लेगा, मतलब परम ब्रह्म को प्राप्त हो चुका है, उसे बोलते हैं सैल्वेशन, जिसे हम लोग मोक्ष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एपिक्स। एपिक्स आर लेंथी पोएटिक नैरेटिव रिकाउंटिंग द एक्सप्लॉइट्स एंड एडवेंचर्स ऑफ हीरोइक और लेजेंडरी फिगर्स। अब देखो एपिक क्या होती है? महागाथाएं, यानी महाकाव्य। और महाकाव्य में क्या होगा? एक स्टोरी बताई गई होती है और जिसमें कुछ हीरो यानी कुछ बहादुर लोग होंगे और वो जीत जाएंगे। और हमारी अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो ये दो हैं, द रामायण एंड द महाभारत। ये प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है। वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था और वेद व्यास ने महाभारत को। स्टोरी आपको मालूम होगी, रामायण में राम एंड सीता है, उनके भाई है लक्ष्मण और बाकी और भी भाई है, भरत और शत्रुघ्न। राम और सीता को जो बेटे, राम जो बेटे हैं वो दशरथ के हैं, शादी होगी सीता के साथ, जंगल में जाएंगे, सीता को कोई लेके चला जाएगा, उसकी हत्या मतलब उसको मारा जाएगा, वो है रावण। और यहाँ पे आपको जो चीज याद रखनी है ना, वो ये ध्यान रखनी है कि राम जो है ना वो आइडियल हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आइडियल मेल ऑफ द इंडियन सोसाइटी। राम बेसिकली वो पर्सन है, आपने देखा होगा अगर रामायण को ढंग से, तो राम वो पर्सन है जो कभी गुस्सा नहीं कर रहा है, जो कभी क्रोध में आके मतलब एकदम से सडन रिएक्ट नहीं कर रहा है ना। उसके कुछ बिलीव्स है, कुछ रूल्स है वो जो फॉलो करता है हमेशा, है ना। तो वो आइडियल हस्बैंड को या फिर आइडियल मेल फॉर द इंडियन सोसाइटी ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया रामायण का सिग्निफिकेंस, जिसमें किससे गीता की अगर हम बात करते हैं वो महाभारत का पार्ट है। हालांकि कई बार ये भी बोला जाता है कि महाभारत के ओरिजिनल पार्ट में गीता नहीं था, क्योंकि अगर आपने थोड़ा महाभारत सीरियल देखा होगा तो वहां पे टाइम को इसमें रोक दिया जाता है, उसके बाद गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया जाता है। तो ऐसा बोला गया है कि सोसाइटी को अवेयर करने के लिए, यानी पब्लिक के अंदर एक प्रॉपर बिलीफ डेवलप हो जाए या लोग अच्छा बिहेव करें, इसके लिए महाभारत में बाद में गीता वाला सेक्शन जोड़ा गया था, ऐसा कहती है एनसीईआरटी, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी एंड बुक्स ऐसा बोलती है, कुछ आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा दिया गया है। हालांकि रियल में क्या है, हमारा वो पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, हमें तो अपने पेपर के हिसाब से पढ़ना है उसको। अब इसमें महाभारत की अगर हम बात करते हैं तो महाभारत में क्या हो रहा है, एक ही परिवार के कुछ लोग हैं जो फाइट करते हैं। एक ग्रुप है जिन्हें पांडव बोला जाएगा, जो कि पांडु के बेटे थे। दूसरा ग्रुप है जो कौरव है, जो धृतराष्ट्र के बेटे हैं। फाइट होगी, और ऐसे भी समझिएगा आप, देखो कौरव थे 100 कहते हैं, जो पांडव थे 5। आप सोचो अगर कौरव 100 थे और फाइट होती और 5 लोग हार जाते तो स्टोरी बनती ही नहीं है ना। ऑब्वियसली हर किसी को मालूम है ये 100 लोग हैं, वो 5 लोग हैं तो 5 लोग हारेंगे,
स्टोरी कब बनती है? जब वो 5 लोग जीत जाए। तो आपने देखा होगा कि ऐसा ही होता है, तभी हमें अच्छा लगता है ना। जैसे कि एक मान लो एक लॉयन है, वो एक डियर के पीछे भाग रहा है, मतलब एक हिरण के पीछे भाग रहा है। अगर लॉयन डियर को खा ही गया तो कोई कहानी नहीं है। कहानी तब है जब वो डियर जो है ना, जो हिरण है, वो भाग जाए, बच जाए और मरे नहीं, तो हम बोलेंगे वाह मजा आ गया। तो ऐसी ही कुछ स्टोरी यहाँ पर है। तो यहाँ पे हीरोइक एंड लेजेंडरी फिगर दिए हुए हैं। महाभारत है, महाभारत में फाइट होगी और कौन जीत जाएगा? पांडव जीत जाएंगे। ठीक है, इससे राइटर कौन है? वेद व्यास। ठीक है, और रामायणी कौन है? वाल्मीकि। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब अगला जो टॉपिक है वो है उपनिषद। तो इतना ही रखते हैं हम लोग। उपनिषद हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। जो भी पढ़ा उसमें समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है आज के टॉपिक के अंदर? यस, एनीवन? ऑल गुड? ओके देन।